हेलो दोस्तों, मैं रेनू अपने यूट्यूब चैनल हिंदी दर्शन में आपका स्वागत करती हूँ। इसके पहले की वीडियो में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख कथन पार्ट 1 में है। पार्ट 1 में उनके प्रमुख कथन है और ये पार्ट 2 है। वहाँ से जो कुछ कथन थे बच गए थे उसको मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा रही हूँ। जैसा कि हम देखते हैं कि जो भूषण कवि थे इनके बारे में रामचंद्र शुक्ल का क्या मत था, क्या कथन था, उसको देखते हैं। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। जो रीतिकाल था उस समय, उसमें जितने भी कवि हुए वो सारे जो राजा थे उस समय के, उनकी झूठी प्रशंसा किया करते थे। लेकिन भूषण ही एकमात्र ऐसे कवि हैं कि जो शिवाजी और छत्रसाल जैसे हिंदू राजाओं की झूठी प्रशंसा न करके उनकी जो सच्चाई थी उसको उजागर किया। तो अगर पूछता है एग्ज़ाम में कि रीतिकाल के राष्ट्रीय कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं, तो हमारा आंसर भूषण होगा। भूषण रीतिकाल के राष्ट्रीय कवि माने जाते हैं। इन्हीं के बारे में शुक्ल कहते हैं वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। इसके बाद है छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया। शुक्ल जी क्या कह रहे हैं? छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया। ये सुखदेव मिश्र के बारे में बात कर रहे हैं। जो सुखदेव मिश्र थे वो छंद शास्त्र का बड़ा ही विस्तृत वर्णन किए हैं अपने ग्रंथ में। तो उन्हीं के लिए कह रहे हैं छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया। इसके बाद है वे आचार्य और कवि दोनों रूप में हमारे सामने आते हैं। जो देव हैं उनके बारे में है कि अगर एग्जाम में पूछे कि कौन से कवि हैं, रीतिकालीन कौन से कवि हैं जो आचार्य और कवि दोनों माने जाते हैं, तो हमारा आंसर देव होगा। इसको थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं कि जो कोई भी मानव हो, अगर उसमें कई सारे देवता के गुण आ जाते हैं तो वो देवता बन जाता है। तो उसी तरह हम देखते हैं कि अगर देव हैं, देवता है, तो उसमें कैसे गुण रहेंगे? आचार्य के गुण रहेंगे और कवि के गुण रहेंगे। मतलब आचार्य और कवि के गुण किस में रहेंगे? देवता में रहेंगे। तो देव जो हैं आचार्य और कवि दोनों हैं। इसके बाद है रीतिकाल के कवियों में बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं। तो यहाँ देख लेते हैं कि दो शब्द आया, प्रगल्भ और प्रतिभा। जैसा कि जो इनका कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लगभग सेम रहता है, तो हमें समझ नहीं आता कि इनके बारे में क्या कह रहे हैं। तो मैंने दोस्तों इसी तरह याद किया था कि उसमें से एक दो शब्द देख के उसको लेखक के नाम से मैच कर लेती थी, थोड़ा सा ट्रिक कर लेती थी, ट्रिकी, तो याद रहता था। अब देखते हैं रीतकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं। तो जो देवता होते हैं वो इंसानों से अलग होते हैं। उनमें क्या रहता है? प्रगल्भ रहता है, प्रतिभा रहती है। प्रतिभा और प्रगल्भ किस में रहेगा? देवता में रहेगा, देव में रहेगा। तो अगर किसी भी कथन में प्रगल्भ और प्रतिभा आ गया तो वो समझ लेना चाहिए कि देव के बारे में बात हो रही है। इसके बाद है इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजनकारी है। रंजनकारी, भाव पक्ष में रंजनकारी है। यहाँ देख लेते हैं भाव पक्ष। अगर हम किसी भिखारी को देखते हैं तो हमारे अंदर क्या आ जाता है? भाव आ जाता है कि ये बेचारा है, कैसे इसका मतलब भरण पोषण होता होगा, कहाँ से खाना पीना खाता होगा। तो भाव पक्ष रंजनकारी है। तो किसके बारे में बात हो रही है? भिखारी दास के बारे में। इसके बाद है ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ। इनकी रचना की रमणीयता ही इस सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। यहाँ पे है ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ। इनकी रचना की रमणीयता ही इस सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। यहाँ पे हम देख लेते हैं रमणीयता शब्द आया है और एक इसके लिए शुक्ल जी कह रहे हैं, पद्माकर की बात कर रहे हैं। तो रमणीय क्या होता है? रमणीय मतलब सुंदर, जो सुंदर लगे, अच्छा लगे। पदम देखते हैं, पदम आया, पदम कमल, पदम जो है कमल का पर्यायवाची है। तो कमल कैसा होता है? सुंदर होता है, रमणीय होता है, देखने में अच्छा लगता है और क्या होता है? सर्वप्रिय लगता है।
अगर कथन में रमणीयता आ गया, स्वरूप्रियता आ गया तो क्या होता है? पदम, कमल अच्छा लगता है तो पद्माकर। इसके बाद है, ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में एक है। ये घनानंद के बारे में बात हो रही, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। साक्षात रसमूर्ति, रसमूर्ति किसको कहते हैं? ये घनानंद जी को कह रहे हैं। आगे है, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और वीर पथिक तथा जमादानी का दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। वीर पथिक और जमादानी, जमादानी आ गया तो जमादानी हमें समझ लेना चाहिए कि जो आनंद में रहेगा वो जवाब देगा, जवाब देगा, दान करेगा, आनंद में रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। जमादानी कौन करेगा? आनंद, घन आनंद। फिर है एक कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं शुक्ल जी, किसको? केशवदास को। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। और कठिन गद्य का प्रेत किसे कहते हैं? कठिन, अगर यहीं पूछ ले कठिन गद्य का प्रेत शुक्ल जी ने किसे कहा है गद्य का, तो वो इन्होंने अज्ञेय जी को कहा है कठिन गद्य का प्रेत। फिर है, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का प्रारंभ उन्हीं से मानना चाहिए। वैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे विद्वान हैं कि केशवदास या कृपाराम से रीति काल का प्रारंभ मानते हैं, लेकिन जो रामचंद्र शुक्ल थे वो चिंतामणि त्रिपाठी से ही रीति काल का आरंभ मानते हैं। इसके आगे का कथन है, आधुनिक काल के बारे में इनका क्या मत रहा है शुक्ल जी का। ये कहते हैं योग भाषा योग वशिष्ठ, मैंने यहाँ ग लिखा है, मैं थोड़ा सा भूल गई थी तो ग यहाँ छोटा सा बना दिया है। तो भाषा योग वशिष्ठ को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य के गद्य लेखक मान सकते हैं। ये रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं भाषा योग वशिष्ठ जो है ये राम प्रसाद निरंजनी की पुस्तक है, तो इसको प्रौढ़ गद्य लेखक और इसी रचना को प्रथम पुस्तक मानते हैं। आगे है, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की ब्रजभाषा का भी। भारतेंदु के बारे में कह रहे हैं कि इन्होंने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की ब्रजभाषा का। जैसा कि सबको पता है कि भारतेंदु जो हैं वो आधुनिक काल के पुनर्जागरण के जनक माने जाते हैं। ये भारतेंदु युग के प्रमुख कवि हैं और भारतेंदु युग में जो काव्य की भाषा थी वो ब्रज थी और जो गद्य की भाषा थी वो खड़ी बोली थी। आगे हम देखते हैं कि काव्य में अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक हैं। किसके बारे में कह रहे हैं? भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक हैं, ये हरिऔध के बारे में कह रहे हैं। आगे है, कहते हैं कि प्रेम घन ने पुरानी परंपरा का निर्वाह, प्रेम घन में पुरानी परंपरा का निर्वाह अधिक दिखाई पड़ता है। ये प्रेम घन के बारे में कह रहे हैं। आगे ये कहते हैं कि मैथिली शरण गुप्त के बारे में क्या कहते हैं कि गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं। दोस्तों ये सारे जो कथन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनको हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों मेरे से मुझसे जो भी गलती होती है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अगर आपको कोई भी टॉपिक से संबंधित कोई परेशानी होती है तो कमेंट में बताइए, मैं उससे रिलेटेड आपको वीडियो दूंगी। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद।